गुड मॉर्निंग। आज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 16 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के समीकरण या सूत्र हम आपको निकाल करके दिखाए थे। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का समीकरण या सूत्र हम आप लोगों को निकाल करके दिखाए थे। थोड़ा सा दो स्टूडेंट का सवाल था, हम पहले वो दोनों स्टूडेंट के सवाल की बात करेंगे और ये भी एक बता दें थोड़ा सा कि पीछे 5-6 दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा तबीयत फिर से मेरा स्वास्थ्य जो है ख़राब हो गया। उधर मुझे लगा कि स्वास्थ्य ठीक है तो हम जो है लगातार वीडियो बनाने लगे और साथ ही साथ हम आपको लाइव क्लास के बारे में भी बता दिए थे, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं हुआ है तो इसी फिर से स्वास्थ्य ख़राब हो गया, इसीलिए जो है हम आप लोग को वीडियो नहीं बना के दिए और लाइव क्लास के बारे में भी नहीं बताएं। लाइव क्लास जब मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे कि लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा। अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे। वीडियो भी लगातार नहीं मिलेगा। जिस दिन मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा हम आपको वीडियो बना के देंगे। इसके अलावा हम पॉइंट पर आते हैं। दो स्टूडेंट का सवाल था, याद होगा हम आपको बताए थे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव है तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगता है, बल नहीं लगता है, बल शून्य होता है, परिणामी बल शून्य होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल शून्य होता है और बल आघूर्ण लगता है। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में बताए थे, बहुत अच्छा सवाल था स्टूडेंट का, आप लोग भी सवाल पर क्लियर करेंगे, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें बल और बल आघूर्ण दोनों लगता है, बल भी लगता है और बल आघूर्ण भी लगता है। तो स्टूडेंट का सवाल था कि सर असमरूप विद्युत क्षेत्र में जब सर बल 0 नहीं हुआ तो बल आघूर्ण लगेगा कैसे, क्योंकि परिणामी बल शून्य होगा तो बल आघूर्ण लगेगा। स्टूडेंट का सवाल था कि सर दो बराबर एवं विपरीत बल लगते हैं तो वहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्यों? क्योंकि परिणामी बल 0 हो जाता है। दो बराबर एवं विपरीत, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में जब दो बराबर एवं विपरीत नहीं हुआ तभी न परिणामी बल बचा है। असमरूप विद्युत क्षेत्र में दो बराबर एवं विपरीत बल नहीं लगा तभी परिणामी बल बचा है। तो जब परिणामी बल बच गया, दो बराबर एवं विपरीत बल नहीं लगा तो बल आघूर्ण हुआ कैसे? उनका सवाल यही था। सर आप लोग अभी नहीं समझ पाए हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये समरूप विद्युत क्षेत्र है तो 10 न्यूटन इधर भी बल लगा और 10 न्यूटन इधर भी, तो परिणामी बल 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा, यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया। अब हम असमरूप विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इधर हो गया 10 न्यूटन और इधर हो गया 12 न्यूटन असमरूप में, तो यहाँ पर परिणामी बल हुआ 2 न्यूटन, परिणामी बल 2 न्यूटन। तो यहाँ पर बल आघूर्ण सर कैसे लगा? यहाँ पर दो बराबर और विपरीत बल हुआ ही नहीं तो बल आघूर्ण यहाँ कैसे लगेगा? तब हम उनके सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा वृत्तीय गति के कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। जब किसी सिस्टम पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, केवल बल आघूर्ण और परिणामी बल 0 होगा तो वहाँ पर वस्तु केवल गोल गोल घूमेगा, यहीं पर गोल गोल घूमेगा, जैसे कि पंखा गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमेगा। लेकिन यदि परिणामी बल 0 नहीं हुआ और बल आघूर्ण लग रहा है तो वहाँ पर वस्तु जो है गोल गोल घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। जैसे कि साइकिल का पहिया देखिएगा, गोल गोल घूमता भी है और आगे भी जाता है। साइकिल का पहिया जो है गोल गोल घूमते हुए आगे जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर बल और बल आघूर्ण दोनों है। तब एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर जब बल आघूर्ण लगने का जो केस है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। यहाँ पर दो बराबर एवं विपरीत बल लगेगा तो वहाँ बल आघूर्ण, केवल बल आघूर्ण लगेगा। दो बराबर एवं विपरीत बल लगेगा तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, और दो बराबर एवं विपरीत बल नहीं लगेगा, मतलब विपरीत होना चाहिए, विपरीत होगा
बराबर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर 12 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, तो यहाँ पर 2 न्यूटन लगेगा तो वस्तु गोल गोल घूमेगा भी, लेकिन 2 न्यूटन से गोल गोल घूमते हुए आगे भी बढ़ेगा इधर साइड, क्योंकि 2 न्यूटन इधर ज़्यादा है तो गोल गोल घूमते हुए इधर आगे जाएगा। यानी विपरीत दिशा में केवल बल लगे तो वहाँ बल आघूर्ण लगेगा। विपरीत दिशा में यदि 2 गो बल लगे विपरीत दिशा में तो वहाँ बल आघूर्ण लगेगा। अब यदि दोनों बल बराबर और विपरीत हो तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, और एक बल ज़्यादा एक बल कम हो तो वहाँ पर बल और बल आघूर्ण दोनों लगेगा। हम आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी हमें एक और सवाल था, आप जब पीछे वाला वीडियो का थ्योरी देखिएगा तो उसमें हम लिए थे साइन थीटा, इस तरह से चित्र था, आप देखे होंगे ABO ऐसे करके था, ये थीटा था। तो स्टूडेंट का सवाल था कि सर साइन थीटा हम लिए थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण OB बटा AB। तो सवाल था कि सर साइन थीटा ही क्यों लिए, कॉस थीटा क्यों नहीं लिए? तो हम आपको बता दें कि हमें ये वाला दूरी चाहिए थी, हमें इस दूरी की ज़रूरत था, इस दूरी का। कॉस थीटा लेते तो ये वाला दूरी नहीं निकलता, हम इस दूरी को निकालने के लिए साइन थीटा लिए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, ये वाला दूरी ये निकालना था, इसीलिए साइन थीटा लिए थे। कॉस थीटा लेते तो आधार बटा में कर्ण होता, ये वाला नहीं निकलता। तो फिर से स्टूडेंट का सवाल था कि सर तब तो टैन थीटा ले सकते थे, क्योंकि टैन थीटा में तो ये वाला आ जाता लंब बटा आधार। तो टैन थीटा में देखिएगा थोड़ा सा, टैन थीटा में लंब बटा आधार OB बटा AO आता। अब इसका भी मान नहीं पता था, इसका भी मान नहीं पता था, इसलिए नहीं निकलता, दोनों में से कोई नहीं निकलता। लेकिन साइन थीटा में इसका मान हमें पता था 12, इसका मान निकालना था, तो इसका मान पता था, इसका मान निकालना था, इसलिए साइन थीटा लिया। यदि इसका भी मान पता होता और इसका मान निकालना होता तो हम टैन थीटा ही लेते। ये मैथ के नॉलेज है बहादुर कि इसका मान निकालना है। अब साइन थीटा लेकर निकालिएगा कि कॉस थीटा लेकर निकालिएगा कि टैन थीटा लेकर निकालिएगा, ये आप खुद दिमाग दौड़ाइए। ये आपका पिछला वीडियो का सवाल था। अभी हम आप लोगों को आज के वीडियो में एक टॉपिक बता रहे हैं। आज के वीडियो में क्या टॉपिक है? समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। फिर से हेडलाइन सुनिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण, स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। यही हमारा हेडलाइन है, हम इस हेडलाइन को ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। अच्छा, एक और बात था आप लोगों को शेयर करने का कि बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर YouTube पर ही लाइव क्लास पढ़ाइए, YouTube पर ही लाइव क्लास आप पढ़ाइए। तो YouTube पर लाइव क्लास पढ़ाने से एक नुकसान आप लोगों का है। नुकसान क्या है हम आपको बता देते हैं। YouTube पर लाइव क्लास में आप हमसे सवाल बोल करके नहीं पूछ सकते, लिख करके पूछेंगे आप, मैसेज टाइप करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बोल करके नहीं पूछ सकते। YouTube पर लाइव क्लास है। लेकिन जब हम अपने ऐप में पढ़ाएंगे, ऐप में जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो ऐप में आप लोग जो है हमसे लाइव में बोल करके पूछ सकते हैं। जैसे पर्सनली आप लोग खड़ा होकर पूछते हैं तो वैसे आप खड़ा होकर के पूछ सकते हैं, टाइप करके भी पूछ सकते हैं, बोल कर भी पूछ सकते हैं। लेकिन YouTube पर केवल आप टाइप करके पूछ सकते हैं, बोल करके नहीं पूछ सकते। ये एक नुकसान है कि जो भी क्वेश्चन करना होगा तो टाइप करके, तो टाइप करके क्वेश्चन आदमी उस तरह से नहीं पूछ पाएगा। अभी जानते होंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी बातें आप टाइप करेंगे। टाइप में भी आधा अधूरा गलती टाइप करेंगे, सारा बात टाइप करने में समय भी लग जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन बहुत लंबा होता है तो आप टाइप करके बहुत मुश्किल से पूछ पाएंगे। टाइप करने के चक्कर में आधा बात निकल जाएगा, सर पढ़ाते हुए निकल जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जो है YouTube पर नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारा हेडलाइन है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। तब हम इस हेडलाइन को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि
जब किसी बिंदु पर, चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी बिंदु पर बल आघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। किसी भी बिंदु पर यदि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य संपन्न होगा। इस कार्य का सूत्र कितना होगा? तो कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। किसी भी बिंदु पर यदि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य संपन्न होगा। किसी भी बिंदु पर यदि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य संपन्न होगा। और कार्य का सूत्र कितना होगा? तो कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। अब कुछ लोग को सवाल आ सकता है कि सर ये सूत्र कहाँ से मिला? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब बल आघूर्ण है तो कोणीय विस्थापन, बल लगेगा तो रेखीय विस्थापन होता है, अब बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होता है। अभी आप पिछला वीडियो में देखे थे कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी लगता है। ये हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि किसी भी द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। और यहाँ कह रहा है कि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। यहाँ कह रहा है कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा, और यहाँ कह रहा है कि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। इसका मतलब हुआ कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा, और बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। मतलब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्य होगा। फिर से एक बार, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल आघूर्ण लगता है, और ऊपर कह रहा है कि बल आघूर्ण लगता है तो कार्य होता है। मतलब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्य होता है, और उसी कार्य का मान हमें निकालना है। अतः द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्य संपन्न होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यह हमारा थ्योरी हो गया कि कहाँ से कार्य लगेगा। यही हम आपको बता दिए कि किसी भी बिंदु पर जहाँ भी बल आघूर्ण लगेगा वहाँ कार्य होगा। और यहाँ कह रहा है कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण लगेगा। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा, और बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। इसका मतलब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्य होता है, और उसी कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं बहादुर, विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर टाउ, और टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे। माना इस बल आघूर्ण के कारण छोटा कोणीय विस्थापन बराबर डी थीटा। हमने मान लिया कि इस बल आघूर्ण के कारण छोटा सा कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा है। इसलिए किया गया छोटा कार्य, जब छोटा सा विस्थापन है तो छोटा सा कार्य भी होगा, तो किया गया छोटा कार्य बराबर डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल आघूर्ण टाउ और कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान यहाँ से पी ई साइन थीटा
इंटू डी थीटा, समीकरण नंबर 2। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर मेन समझना है कि किसी भी बिंदु पर यदि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा, और यहाँ कह रहा है कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा, और बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। इसका मतलब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कार्य होगा, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कार्य होगा। अब कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है वो कितना लगता है, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण के कारण छोटा सा कोणीय विस्थापन हमने मान लिया कि डी थीटा है, छोटा सा कोणीय विस्थापन डी थीटा है। तो जब छोटा सा कोणीय विस्थापन डी थीटा है तो किया गया कार्य भी छोटा होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से। बल आघूर्ण का मान टाउ, कोणीय विस्थापन का मान डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान यहाँ दिया है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यदि ये छोटा सा कोणीय विस्थापन था तो इतना हुआ। यदि कुल कोणीय विस्थापन, यदि कुल कोणीय विस्थापन थीटा 1 से थीटा 2 हो तो किया गया कुल कार्य बराबर डब्ल्यू। यदि कुल कोणीय विस्थापन थीटा 1 से थीटा 2 हो, यदि कुल कोणीय विस्थापन थीटा 1 से थीटा 2 हो तो किया गया कुल कार्य कितना होगा। यदि टोटल कोणीय विस्थापन दे दिया तो टोटल कार्य कितना होगा, ये हम निकालने जा रहे हैं। टोटल कोणीय विस्थापन दे दिया तो टोटल कार्य कितना होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी आप लोग का मैथ में समाकलन पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको इजी लगेगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैथ में समाकलन नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे हम फिजिक्स में भी 11th में आपको समाकलन कैलकुलस में पढ़ाए थे। तो W बराबर पी ई, डी के साथ थीटा लगा हुआ है, इसमें थीटा है इसलिए ये अंदर रहेगा, इन दोनों में थीटा नहीं है इसलिए ये बाहर आ गया। थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर पी ई, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। W बराबर माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। W बराबर माइनस पी ई, रूल कहता है कि D के साथ जो भी लगा है, तो D के साथ क्या लगा है, थीटा। थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह नीचे वाला, तो थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला रखेंगे तो cos थीटा 2 हो गया, माइनस फिर से थीटा के जगह पर नीचे वाला रखेंगे तो cos थीटा 1 हो गया। ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसको अंदर ले जाकर गुना करा दीजिए। W बराबर पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, समीकरण नंबर 3। यह हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का सामान्य सूत्र हुआ, जनरल फार्मूला हुआ। जो आप देख रहे हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का सामान्य सूत्र हुआ, जनरल फार्मूला हुआ। ये मैथ का चीज़ है केवल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसके आगे यदि बढ़ाने की कोशिश करें, चूँकि हम लोग को सामान्य सूत्र नहीं पढ़ना है तो आगे बढ़ाएंगे। जब थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू थीटा, जब थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू थीटा, समीकरण 3 से थीटा 1 की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे और थीटा 2 की जगह पर थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, तो W बराबर पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। W बराबर पी कॉस थीटा 1 की जगह पर 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर पी ई कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है माइनस कॉस थीटा, समीकरण नंबर 4। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का समीकरण है, जो कि सामान्य स्थिति में है, जनरल कंडीशन में है।
जब θ1 बराबर 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू θ। तो यहाँ पर हम कहाँ गया, यहाँ पर समीकरण 3 से θ1 बराबर 90 डिग्री और θ2 की जगह पर θ रखेंगे तो W बराबर PE cos 90 डिग्री माइनस cos θ। W बराबर PE cos 90 डिग्री का मान 0 माइनस cos θ। तो W बराबर माइनस PE cos θ। W बराबर माइनस PE cos θ। ये केवल कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब θ1 बराबर 90 डिग्री, θ2 बराबर θ, तो इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। कह रहा है कि जब θ1 बराबर 90 डिग्री हो और θ2 बराबर θ हो तो इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। जब कोई कार्य संपन्न नहीं होता है तो W का मान 0 आना चाहिए था। जब कोई कार्य संपन्न नहीं होता है तो W का मान 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो आखिर ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। W का वैल्यू माइनस में है और आपको बताना चाहें हम कि यदि कार्य का मान माइनस में आ जाए तो वह कार्य स्थितिज ऊर्जा होता है। यदि कार्य का मान माइनस में आ जाए तो वह कार्य स्थितिज ऊर्जा को इंडिकेट करता है। तो देखिएगा बहादुर, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। माना स्थितिज ऊर्जा बराबर U, तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE cos θ। U बराबर माइनस PE cos θ, ये समीकरण नंबर 5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, क्योंकि आपको पता होगा A डॉट B बराबर AB cos θ होता है। A डॉट B बराबर AB cos θ, तो PE cos θ को हम P डॉट E भी लिख सकते हैं। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। थोड़ा सा अब यहाँ पर हम आपको सूत्र के इस्तेमाल के बारे में बता दें। ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का सामान्य समीकरण है, किया गया कार्य का सामान्य सूत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के कारण लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का सामान्य सूत्र है। ये सामान्य सूत्र है और ये आपका तब ही लगेगा जब θ1 बराबर 0 डिग्री या θ2 बराबर θ हो। इसको हम एक आसान तरीका से याद करा दें। यदि 2 गो θ दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, और सिंगल θ दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 गो θ दिया हो क्वेश्चन में तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, सिंगल θ दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। क्या मतलब हुआ सर? जैसे क्वेश्चन दे दिया कि द्विध्रुव को 30 डिग्री से 70 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य बताइए। 30 डिग्री से 70 डिग्री, तो 30 डिग्री से 70 डिग्री का मतलब हुआ कि θ1 बराबर 30 डिग्री हुआ और θ2 बराबर 70 डिग्री। तो θ1 का 30 और θ2 का मान 70 रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा, मान लीजिए कि द्विध्रुव को 70 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य बताइए। 70 डिग्री, तो जब 70 डिग्री लिखा हुआ है यानी यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि कहाँ से कितना, तो वहाँ आपको मान के चलना होगा कि θ1 बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है। यदि आपसे कोई कहे कि 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 5 किलोमीटर का मतलब हुआ कि 0 से 5, वहाँ आपको मानना होगा कि शुरू वाला 0 ही है। लेकिन यदि कोई कहता है कि 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी 2 ही किलोमीटर की बात कर रहा है वो। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि 2 को θ दिया हो कि 40 डिग्री से 90 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो ये सूत्र लगेगा। अब डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 90 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि θ1 बराबर 0 डिग्री है, वहाँ पर ये सूत्र लगेगा।
इसलिए हमने कहा कि 2 को थीटा दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, सिंगल थीटा दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। यदि कहीं भी कार्य का मान माइनस में आ जाए तो समझिए कि वो स्थितिज ऊर्जा है। यदि कहीं कार्य माइनस में आ जाए तो समझिए कि वो स्थितिज ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह कार्य जो है माइनस में आया है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा है और यह हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। एग्जाम में यदि कार्य पूछेगा तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा। यदि कार्य पूछेगा एग्जाम में तो यहीं तक छोड़िएगा, और स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो यहाँ तक आपको लाना होगा। एग्जाम में कार्य भी पूछा है और स्थितिज ऊर्जा भी पूछा है। यदि कार्य पूछेगा तो यहाँ तक ला कर छोड़िएगा, और स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो यहाँ तक ला कर छोड़िएगा। ये हमारा जो टॉपिक आपको बताएं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण, स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण स्थितिज ऊर्जा का संचित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें या समीकरण ज्ञात करें, तो यहाँ तक होगा। यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पर हम 2 गो छोटा छोटा नोट है, वो दोनों नोट की चर्चा कर दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पहले दोनों नोट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम U के बारे में जाने कि U बराबर माइनस पी ई कोस थीटा। U बराबर माइनस पी ई कोस थीटा आप पढ़े होंगे। जिस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा हो, उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान महत्तम रखने से समीकरण के मान महत्तम आता है और न्यूनतम रखने से समीकरण के मान न्यूनतम आता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो U बराबर माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, U बराबर माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो U बराबर माइनस पी ई। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस थीटा का मान महत्तम रखे हैं 1। यहाँ पर कॉस थीटा का मान महत्तम रखे हैं 1। तो जब कॉस थीटा का मान महत्तम रखे हैं तो समीकरण का मान महत्तम आना चाहिए था, लेकिन ये न्यूनतम है। क्यों न्यूनतम है? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो U मिनिमम बराबर माइनस पी ई। यहाँ कॉस थीटा का मान महत्तम रखे हैं, उसके बावजूद भी समीकरण का मान न्यूनतम आया है। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब माइनस लगा है तो उल्टा होगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दें, 1 2 3 4 5, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 5। लेकिन यदि हम माइनस लगा दें तो जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो गया। अब पूछेंगे सबसे छोटा कौन है? तो -5। माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आपसे पूछा जाए तो कहिएगा 5। लेकिन जैसे ही माइनस लगा देंगे तो सबसे छोटा कौन है? तो -5। यानी जो सबसे मैक्सिमम था, जैसे ही कॉस थीटा का मान महत्तम रखे समीकरण का मान महत्तम हुआ, लेकिन माइनस लगने की वजह से क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। तो U मिनिमम बराबर माइनस पी। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो U मिनिमम होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये। जब थीटा बराबर 180 डिग्री, U बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, U बराबर माइनस पी ई कॉस 180 का मान -1। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान हमने न्यूनतम रखा है -1। कॉस थीटा का मान हमने न्यूनतम रखा है, और कॉस थीटा का मान हम न्यूनतम रखेंगे तो समीकरण का मान भी न्यूनतम ही आएगा। लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो जो मिनिमम होना चाहिए था वो अब मैक्सिमम हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया कि उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो मिनिमम था वो मैक्सिमम हो गया और जो मैक्सिमम था वो मिनिमम हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम कब होगा? तो जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। और स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कब होगा? तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। यदि कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल करिएगा, क्योंकि हम आज उस टॉपिक को इतना अच्छा तरीके से नहीं समझा पाए हैं। तो यदि कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक सवाल करिएगा, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। फ़ोन तो हम अभी बंद ही रख रहे हैं, फिर से मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो आप व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।